हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपको कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज का दूसरा पाठ तलाश पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको अहमदनगर के किले में बताया कि पंडित जी ने अहमदनगर के किले से ही इस पुस्तक को लिखना शुरू किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखना शुरू किया, जो इसका हिंदी रूपांतरण भारत की खोज है। पंडित जी को बागवानी का शौक था। उन्होंने वहाँ जेल में रहते हुए अपने साथियों के साथ बागवानी शुरू करी और बागवानी करते करते उन्हें कुछ अतीत के अवशेष मिले, जिससे उनको अतीत के विषय में जानने की इच्छा हुई और वहीं से उन्होंने इस पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया। और उन्होंने बताया कि भारत के अतीत की झांकी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने जो लिखा भारत के अतीत की झांकी के विषय में, इसके संबंध में आपको बता रहे हैं। अतीत का मतलब है बीता हुआ। अतीत का मतलब बच्चों बीता हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया है। अब वो बीते हुए, उन्होंने बताते बीते हुए साल, यानी कि उनका जो बीते हुए साल थे, बीते हुए साल में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बचपन की ओर बताते बचपन की ओर लौट कर याद करने की कोशिश करता हूँ कि तब मैं कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। वो बताते हैं कि मतलब बीते जो 20 साल बीत गए हैं, यानी कि उन्होंने बताया बचपन का भारत और आज के भारत के विषय में वो विश्लेषण करते हैं और ताज़ा अनुभव, यानी कि जो बचपन का भारत है उनके मस्तिष्क से थोड़ा सा धुंधला रूप ले लिया था। तो और बताते मेरे ताज़ा अनुभव जो आज का भारत, उन दोनों का वो विश्लेषण करते हैं और उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये भारत है क्या, अतीत में ये की इसकी विशेषता क्या है, इसका प्रतिनिधित्व क्या है, और ये विशाल जनसंख्या का बड़े बसेरा होने के अलावा क्या आज इसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसके जानदार कहा जा सकता आधुनिक, और बताते इसके अलावा उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है। आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत और आज के मतलब कि जो आधुनिक भारत है और जो अतीत का भारत है उसके बीच में तालमेल कैसा है, जिसको विषय में उनके अंदर बहुत से सारे प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया कि ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत को बहुत अवशेषों जिसे उन्हें देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उसे पश्चिम के रास्ते से ऊपर पहुंचा था। मेरे भीतर की संख्याएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं तो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्सों को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है, मैं भारत के वजूद में उस रूप से नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कद्यप न बनाए रख सकता। वह विशेष तत्व आखिर क्या, मतलब किलवी जी कहते हैं कि भारत उनके खून में रचा बसा था और उसने भारत को एक आलोचक के रूप में, बाहरी आलोचक के रूप में देखना शुरू किया, जो पश्चिमी रास्ते से आया हुआ आलोचक वो होता है जो अच्छाई देखे और बुराई भी देखे और उसका निष्कर्ष भी निकाले। तो फिर उनके मन में एक विशेष बात उन्होंने कहा, प्रश्न उठा कि ये वह विशेष तत्व आखिर क्या है जिससे भारत आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। आगे वो कहते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम सिंधु घाट के मोहनजोदड़ो के किले पे खड़ा था। वो मतलब भारत के एक उत्तर पश्चिमी सिंधु घाट की तलाश ही कर रहे थे, तो भारत के उत्तर पश्चिमी किले पे मतलब वो खड़े थे। मेरे चारों तरफ एक प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी हुई थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जा रहा था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वह एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। उन्होंने बताया, देखो बच्चों, ये मोहनजोदड़ो की एक नाली है, प्रवेश द्वार है, देखिए कितने अच्छे ढंग से बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि उस समय की सभ्यता कितनी टिकाऊ थी, कितनी अच्छी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी है। और आगे वो कहते हैं ये विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उसके भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वो भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। मतलब वो कहते हैं कि इतनी पुरानी सभ्यता जो आज परिवर्तनशील रहकर और विकासमान बनी हुई है, कि कैसे उनको आश्चर्य होता है। भारत के कुछ पड़ोसी देश थे, फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर, लोगों में उसका बराबर निकट संबंध भारत से बना रहा।
यद्यपि भारत ने उसे प्रभावित भी किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं सकता था। उन्होंने कहा इस मजबूती का रहस्य क्या, ये भी मतलब पंडित जी के मन में उठा एक प्रश्न। उन्होंने बताया, मैंने भारत का इतिहास, उसके विशाल साहित्य को कुछ अंशों में पढ़ा। उन्होंने पुराने भारत के साहित्य और इतिहास को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता, उनके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि के गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब गहरा प्रभाव डाला। उसके जो विकास, उसकी जो भाषा थी, सब कुछ उनके मस्तिष्क पे, उसकी समृद्धि थी, वो उसने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाली। उन्होंने कहा, मैंने उस पर मतलब कुछ पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की, जो सुदूर अतीत से चीन तथा पश्चिमी की ओर से मध्य एशिया से आए, जो बाहरी आए थे, उनके साथ उन्होंने यात्रा की और उन्होंने घूमे भी, उनके बारे में सोचे भी। उन्होंने बताया कि मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसपे पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध रहा। देखिए, हिमालय पर्वत की बहुत सी कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं, और जो हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। उन्होंने कहा जो ये दंत कथा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमको बहुत प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति उनका अति प्रेम था। उन्होंने कश्मीर के साथ, उन्होंने बताया, मेरा खून के रिश्ते ने मुझे उनको विशेष रूप से आकर्षित किया, क्योंकि भाई कश्मीर ऐसी जगह है सभी को आकर्षित करती है, और उनके खून के रिश्ते होने के कारण वहाँ वो भी उनको आकर्षित किया। और वो आगे बताते हैं कि भारत का नाम जो है हिंदू और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। उन्होंने आगे बताते हैं कि सिंधु, इंडस या सिंध, जिसके आधार पे हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्ष यहाँ जातियाँ, कबीले, काफिले, फौजें आती रहीं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की तो मुख्य धारा से कटी हुई थी, लेकिन वो भी अपना रास्ता बनाते हुए भारत के जंगलों और मैदानों के बीच में रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं, यमुना और गंगा नदी की बहुत सी पुरानी कथाएं हैं। और बताते हैं भारत की नदी गंगा है, जिसका इतिहास आरंभ से ही भारत में हृदय में राज किया। यानी गंगा नदी का जो इतिहास है भारत में, कहते हैं कि गंगा नदी भारत शंकर जी की जटाओं में थी, फिर वहाँ से जब भगीरथ ने तपस्या की थी वहाँ से निकली वो गंगा जी। तो गंगा की भी कहानियाँ बहुत सी, हिमालय पर्वत की भी बहुत कहानियाँ। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति कहानियाँ नहीं बताते। प्राचीन काल से आज भी गंगा किनारे बहुत से मेले लगते हैं, तो बहुत सी जो गाथाएं हैं जो गंगा से जुड़ी हुई है, सभ्यताएं भी जुड़ी हुई जो आज भी जीवांत हैं। बताते, मैंने पुराने स्मारकों और भवनावशेषों और उसकी पुरानी मूर्तियों, भित्ति चित्रों को देखा। उन्होंने कहा, मैंने पुराने अवशेषों को देखा, इमारतों को देखा, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं को देखा, जो कुछ न कुछ कहानियाँ कहती है। जैसे आप आगरा में जाइए, वहाँ आगरा का ताजमहल देखिए, तो उसे दिल्ली में लाल किला देखिए, कुतुब मीनार देखिए, फतेहपुर सीकरी देखिए, ये सारी इमारतें कुछ न कुछ कहानियाँ बताती हैं अतीत के विषय में, और हमें पता भी चलता है। वो बताते, मैंने अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्थान पर कुंभ के मेले, मतलब वो इलाहाबाद में रहते थे, तो कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। एक कुंभ होता है और एक अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल में लगता है। तो उन्होंने कहा कि कुंभ मेला जब लगता है तो इतनी भीड़ होती कि पैर रखने की जगह नहीं होती। तो ये सब क्या चीज़ें उनके लिए भी, मतलब कि कैसी, जो मतलब हरिद्वार के महान स्थान पर कुंभ मेले में जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ सैकड़ों हजारों तादाद में लोग आते हैं, जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों कोनों में आते रहे। मुझे 1300 साल पहले के चीन यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा लिखे पर्वों के वर्णों को याद आ जाता है। मतलब ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें पुरानी हैं लेकिन आज भी जीवांत हैं। आगे वो बताते हैं कि आस्था, ये सब जो आस्था थी जो हमारे लोगों में अनगिनत पीढ़ियों से भारत में इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही। और बताते, मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ साथ इन यात्राओं के दौरों से मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि, यानी ये सब बातें जो थी, ये सब जो देख रहे थे, तो अतीत के विषय में इनको जानने की और इच्छा हुई। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगी। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते थे, रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे। मतलब ऐसे लोग जो आबाद हुए, जो हंसते रोते गाते थे और आबाद हुए। और आगे वो कहते हैं कि
कहते हैं इन्हीं में से ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता तो विशेष स्थान पे संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा हो जाता था। अब बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध का पहला उपदेश देते हुए हिसाब, तब उन्होंने कहा सारनाथ में जो बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके जो अभिलेख था उसमें लिखा हुआ था, उसकी आवाजें उनके कानों में टकराया करती थी। 2500 वर्ष का फासला तय करके मुझे कुछ अभिलेख शब्द कुछ दूर दूर आती प्रतिध्वनि मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर किसी अन्य राजा के सम्राट से भी महान था। फतेहपुर सीकरी ने अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतलब विभिन्न जातियों के साथ वो वाद विवाद करता था और लोगों के जिज्ञासाओं की जरूरी समस्याओं को वो हल करता था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी उनके उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे सामने खुलती जा रही थी। नहीं बताते पंडित जी, जैसे जैसे ये झांकियाँ खुलती जा रही थी मुझे अतीत के विषय में और जानने की इच्छा हो रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्ष से चली आ रही इस संस्कृति परंपरा की निरंतरता से मैं कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। ये परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला। पंडित जी बताते हैं इस सभ्यता ने मेरे अंदर गहरा प्रभाव डाला था और बताते हैं कि ये सभ्यता बहुत प्राचीन थी जो आज भी विकसित है। बच्चों, भारत की झांकी के विषय में आज हम आपको इतना ही बताएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पार्ट से जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स से जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।